तसल्ली नहीं है। चलो विदुर योग पढ़ते हैं। और विदुर का मतलब यहाँ पे आज की डेट में, पुराने ज़माने में विदुर योग ही माना जाता था। और इसको मेल और फीमेल दोनों के केस में हम लेके चल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी के टॉपिक्स जो मैंने कहा मैं बताऊंगा। तो इसमें ये होता है कि ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी है जिसका सेकंड मैरिज का ये एक इसेंशियल पार्ट है। क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है सेकंड मैरिज हो ही, मगर यदि विदुर योग बन रहा है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है पर्सन की सेकंड मैरिज होगी। तो जब भी हम सेकंड मैरिज की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि पहले फर्स्ट मैरिज ब्रेक होनी चाहिए, तभी तो सेकंड मैरिज होगी। अब फर्स्ट मैरिज किसका माइक्रोफोन ऑफ कर लें प्लीज़, म्यूट कर लें जिसकी भी है, किसका है म्यूट कर लें प्लीज़। हाँ। तो सेकंड मैरिज होने में जो कई रीज़न हैं। पहला रीज़न ये होता है कि दोनों में बनी नहीं और उनका लीगली डिवोर्स होना चाहिए, तभी सेकंड मैरिज होगी। सर ये है जय खामकर, इसे जय खामकर म्यूट कर लीजिए सर, सुन नहीं रहे। कर दिया सर मैंने बंद। नेक्स्ट टाइम से मैं उस पर गूगल मीट पे लिया, वो उस पर लिया करूँगा। उसमें दिख जाता है, इसमें दिखता नहीं है शेयर करने के बाद जूम पर। तो सेकंड मैरिज का ही एक कॉम्बिनेशन है, उसी का एक पार्ट है। दो तीन मैं चीज़ें यहाँ पे करूँगा, सेकंड मैरिज बताऊँगा फिर मैं। तो उसका क्या कंपोनेंट है कि सेकंड मैरिज होने के लिए मैंने डिवोर्स का बताया था एक प्रीवियस क्लास के अंदर कि डिवोर्स में क्या कंडीशंस बनती हैं जिसमें किसी भी नेटिव का डिवोर्स होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अब सेकंड मैरिज में डिवोर्स भी देखना है, साथ में हमें ये भी देखना है कि उसके अंदर विदुर योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये वर्ड विदुर लिखा हुआ है यहाँ पे, मेल और फीमेल दोनों के लिए मान सकते हो। क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी तो फीमेल को तो कुछ मान के ही नहीं चलते थे। वो संतान का मतलब भी पुत्री लिखा लिखा मिलेगा क्लासिक्स में, मगर वो पुत्र पुत्री दोनों ही होता है। इसी तरीके से स्पाउस का मतलब भी वहाँ पे पत्नी ही होता था, पति तो स्पाउस में आता ही नहीं था। तो मगर हम इसको कंबाइन मानकर चलेंगे। तो सेकंड मैरिज का ये एसेंशियल कंपोनेंट है कि विदुर योग कैसे कुंडली में है, तो इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं पहले से क्लैरिफाई कर देता हूँ। इन्हें एज इट इज लिखा हुआ ना मान लें कि इनमें से एक या दो कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में लग रहे हैं तो हम मान लें वो विदुर हो जाएगा। नहीं, मगर ये कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी बनाते हैं विदुर होने की। और आज के टाइम पर इसको विदुर की बजाय अब सेपरेशन ज़्यादा कंसिडर करके चलें। मैंने लिखा इसलिए विदुर है क्योंकि क्लासिक्स में ये विदुर मेंशन्ड है, पर अभी आज के टाइम पर ये आपका सेपरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। वो विदुर ना भी हो, मतलब हस्बैंड वाइफ की डेथ नहीं होगी, मगर इसको इन कॉम्बिनेशन से उनके सेपरेशन होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। वीनस इन पाप कर्तरी, तो वीनस एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट करता है लाइफ पार्टनर को, वो पाप कर्तरी में आ जाए। मेलिफिक प्लेनेट इन 4 8 12 फ्रॉम द वीनस, यदि वीनस से 4 8 12 के अंदर मेलिफिक प्लेनेट बैठे हों। वीनस एसोसिएटेड विद मेलिफिक लॉर्ड्स बाय एस्पेक्ट और कंजंक्शन, यहाँ पे लॉर्ड्स आ रहा है। तो ये सारे वीनस से रिलेटेड कॉम्बिनेशन है तीन। तीनों इनमें जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन अपीयर होंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। इसको जनरली लोग यूज़ नहीं करते, मगर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ये मानकर चलिए। सेपरेशन का बहुत टॉप क्लास कंसेप्ट है। जब भी हमें सेपरेशन देखना है, वीनस को सेंटर में रख लीजिए और उसके फर्स्ट तीन कॉम्बिनेशन जो हैं इन्हें आप माइंड के अंदर बिठा कर रख लीजिए। ये बहुत काम आने वाले हैं। आप सेपरेशन वाली कुंडलियों पे लगाना, सभी पे लगते हैं और ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे विदुर योग लिखा हुआ है, मगर इसको विदुर ना समझ के सेपरेशन का कॉम्बिनेशन माना है कि शुक्र आपका पाप कर्तरी में हो तो हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन होगा। मेलिफिक प्लेनेट इन 4 8 12 फ्रॉम वीनस, और वीनस एसोसिएटेड विद मेलिफिक लॉर्ड बाय एस्पेक्ट और कंजंक्शन। बाय द वे किसी की कुंडली में 1 2 3 ऑल 3 कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं तो 100% आप मानकर चलिए। ये मैं बोलता नहीं हूँ 100% कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरे पास 8 10 चार्ट पड़े हुए हैं जिनमें कि वो सेपरेशन वाले चार्ट हैं। उनमें ये 2 या 3 कॉम्बिनेशन सभी में लग रहे हैं, एक से ज़्यादा। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर द अबव कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट मोर चांसेस ऑफ डेथ ऑफ वाइफ। अब डेथ ऑफ वाइफ को मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है, ये सेंटेंस क्लासिक्स का है। आज की डेट में आप इसे सेपरेशन मानिए, सेपरेशन फ्रॉम वाइफ।
अब वाइफ वर्ड लिखा हुआ है, उसको हस्बैंड भी मान लो, क्योंकि सेपरेट तो दोनों लोग ही होते हैं, एक जना तो सेपरेट हो नहीं सकता। तो यहाँ पे डेथ की बजाय आज के टाइम पर दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। सेकंड मैरिज यदि आपको देखनी है किसी की भी, तो आप कुंडली में जब आपके पास कुंडली मिलने के लिए मिलाने के लिए आती है, कुंडली मिलान के लिए आती है, तो दोनों की कुंडली में आप शुक्र को देखें कि वो पापकर्त्री में है, शुक्र से 4 8 12 में मेलिफिक है, और शुक्र एसोसिएटेड है फंक्शनल मेलिफिक से, तो आप चांस देख सकते हैं कि इनके सेपरेशन की उम्मीद है। आपके पास कोई सेपरेशन की कुंडली आती है कि ये सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, जैसे बहुत सारी आती हैं, अभी रिसेंटली मेरे पास 2 या 3 कुंडली आई, उनमें उनका क्वेश्चन ये था कि सेपरेशन होगा कि नहीं होगा। अपने बैच में से ही 1 2 लोगों की कुंडली आई थी मेरे पास सेपरेशन में, तो उसमें एक पर्टिकुलर चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली नज़र आ रहा है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड करके आपको मैं बता रहा हूँ। और मैं इस पर जोर भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हम जब एस्ट्रोलॉजी करेंगे ये चीज़ आएगी, और इससे सटीक आपको इस चीज़ का कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं। यहाँ पे सेपरेशन का मतलब डेथ नहीं है लिखा हुआ, ये कॉम्बिनेशन डेथ का है, बट इट इज़ अवे चला जाएगा जो पार्टनर। ऐसा केस हो सकता है जैसे इंडिया के अंदर मैरिज कर ली उसने और इसके बाद अब्रॉड चला गया, पंजाब में ये केस बहुत होते हैं, मैरिज करने आया, मैरिज करके आया, अब्रॉड चला गया, इसके बाद आया ही नहीं, वाइफ यहाँ पे वेट कर रही है और वो पर्सन का उसको पता ही नहीं है वो यूएस में कनाडा में कहाँ पे है। दिस इज द कॉम्बिनेशन इन दैट वन पर्टिकुलर केस, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो कुछ समय से आंखों से दूर हो जाए, ओझल हो जाए, जिसकी कोई न्यूज़ नहीं हो, वो एज गुड एज डेड होता है। उसका ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है। फर्दर देखिए 4th 7th लॉर्ड इन 5th हाउस। अब इसको 7th लॉर्ड इन 5th हाउस को तो लव मैरिज बोलते हैं बहुत सारे लोग। अब यहाँ पे इसको सेपरेशन का विदुर योग बता दिया गया। 7th लॉर्ड इन यदि सप्तमें से 5वें भाव के अंदर चला जाए, ये भी सेपरेशन का ही कॉम्बिनेशन है, डेथ का कॉम्बिनेशन नहीं है। और इसमें सेपरेशन का रीज़न होता है, रीज़न भी मैं बता रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर पर्सन किसी और से अटैच हो जाएगा। 7th लॉर्ड इन 5th हाउस का मतलब है पर्टिकुलर पर्सन विल बी अटैच टू समवन। अब इसमें और एक चीज़ मैं इसको ऐड करके बता रहा हूँ, ये आज की ये क्लास आप नोट करना, इसे बहुत काम किया, इसमें मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। आपने देखा होगा, बहुत न्यूज़ में आप पढ़ते हो कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी वाइफ को मार दिया, पर्टिकुलर लेडी ने अपने हस्बैंड को मरवा दिया किसी और से मिलकर। एक लेडी ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं, मतलब कि इतने बच्चों के पिता, इतने बच्चों की माँ इसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गए। तो दैट टाइप ऑफ न्यूज़, दिस द कॉम्बिनेशन 7th लॉर्ड इन 5th हाउस। फर्दर सेकेंडली, ये नहीं कि जिसका 7th लॉर्ड 5th हाउस में हो वो ऐसा करेगा, पर दिस इज द कॉम्बिनेशन इन सच केसेस जिसमें कि जो हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को एक तरीके से ड्यू टू सम अदर पर्सन, जैसे भी हो रीजन, वो छोड़ के कहीं चले जाते हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशन दैट 7th लॉर्ड इन द 5th हाउस, मतलब वो अट्रैक्टेड टू समवन, इस वजह से अपने स्पाउस को छोड़ देता है या स्पाउस की हत्या कर देता है। दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। 5th वन है 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड इन 7th हाउस, देन ऑल्सो डेथ ऑफ वाइफ। तो 5th लॉर्ड 7th में आ जाए तो ये 5 और 7 का कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसे हम हाफ लव मैरिज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कि 5th लॉर्ड 7th में आ जाए या 7th लॉर्ड 5th में आ जाए तो उसको हम लव मैरिज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मगर ये सेपरेशन फ्रॉम वाइफ या सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड या डेथ वर्ड को आप हटा दें। और 8th लॉर्ड भी 7th हाउस में होता है, वो भी एक कॉम्बिनेशन होता है सेपरेशन का। सिमिलरली, और दूसरी चीज़ ये बता देता हूँ, ये सब क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, कोई भी मॉडर्न नहीं है, किसी के क्रिएटेड नहीं है, सब फल दीपिका या आपके क्लासिक्स के अंदर मेंशन्ड है पूरा, जो फल दीपिका के कॉम्बिनेशन है इसमें ज़्यादातर। तो इफ वीक मून इन 5th हाउस एंड मेलिफिक प्लेनेट इन लग्ना, 7th हाउस एंड 12th हाउस कॉज डेथ ऑफ वाइफ। वीक मून इन 5th हाउस, 5वें भाव के अंदर वीक चंद्रमा है। अब मैं रीज़न इसका जितना मुझे समझ में आता है वो बताऊंगा। एंड मेलिफिक प्लैनेट इन लग्ना, 7th हाउस एंड 12th हाउस कॉजेज डेथ ऑफ वाइफ। तो लग्न 7वें और 12वें भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट बिठा दिया आपने, तीनों में नहीं किसी 2 में भी हो, और 5वें भाव के अंदर कमजोर चंद्रमा हो गया। तो 5th हाउस के अंदर वीक मून आपका है, तो मेंटली वो पर्सन इतना डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू दिस। 7th लग्न और 12th हाउस के अंदर यदि मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो देखिए चारों के चारों जो भाव हैं मैरिज से रिलेटेड हो गए, सभी मैरिज से रिलेटेड भाव हैं, इनको ध्यान से देखा जाए
लग्न मैरिज से रिलेटेड भाव है, 5वां भाव भी मैरिज से रिलेटेड भाव है, 7वां भाव भी मैरिज से रिलेटेड भाव है, 12वां भाव भी मैरिज से रिलेटेड भाव है। तो उसमें जब तीनों में मेलिफिक बैठा है, पहले, 7वें और 12वें के अंदर, तो मेलिफिक उसकी पर्सन की वो होगी, इंटेंशन होगी, वो फोकस नहीं होगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और 5th हाउस के अंदर वीक मून हो गया तो उसको मन, विजडम उसकी खराब हो जाएगी, वीक हो जाएगी, समझबूझ वीक हो जाएगी, इसलिए वो पर्सन एक तरीके से वाइफ से सेपरेट हो जाएगा। ये डेथ के कॉम्बिनेशन है क्लासिक्स में, मैं सबको एज ए सेपरेशन के कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। इफ वीनस इन स्कॉर्पियो इन 7th हाउस, वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र यदि 7वें भाव के अंदर बैठा हो, वाटर तत्व की राशि है, तो वृश्चिक यदि 7वें भाव के अंदर शुक्र बैठा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वृश्चिक में 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो उस नेटिव की लग्न होगी एक्चुअली 2, तो लग्न लॉर्ड होकर वो आपका 7th हाउस में आकर बैठा है, लग्न को यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी ये वोटरी साइन में, इन जनरल वीनस जब भी 4, 8, 12 में होता है, वोटरी साइन में होता है, तो वो उतना बेटर नहीं होता मैरिज रिलेटेड मैटर्स के लिए, संतान रिलेटेड मैटर्स के लिए भी अच्छा नहीं होता 4, 8, 12 में। तो यहाँ पे वोटरी साइन के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, तो वो और 7th हाउस के अंदर बैठ गया, तो वो पर्सन, क्या वर्ड बोलूँगा, मतलब इधर उधर भटकने वाला होगा, ऐसा आप कह सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में ये कहूँगा कि वो एक जगह पर रुका नहीं रहेगा, एक जगह पर रुका नहीं रहेगा, तो वो अपने जो स्पाउस है उससे बहुत फेथफुल नहीं होगा, और उस पर यदि मेलिफिक इन्फ्लुएंस है तो और भी बुरा है। फेथफुल नहीं होगा तो इस वजह से वो स्पाउस को छोड़ देगा या स्पाउस उसे छोड़ देगी, तो सेपरेशन होगा, जिसे हम डेथ बोल सकते हैं। तो वीनस 7th हाउस में आ गया एक तो, और वोटरी साइन के अंदर आ गया, तो 7th हाउस में वोटरी साइन का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर, इसलिए वो 7th हाउस के अंदर यदि शुक्र बैठा हुआ है, 8 साइन की बात कर रहा हूँ मैं, 4, 12 के कंपैरिजन में 8 साइन में खराब होगा। 4 साइन में यदि होता है तो वो संतान के लिए ठीक नहीं माना जाता। 4 साइन में वीनस आपकी कुंडली के अंदर कहीं भी बैठा हुआ है तो इन जनरल आपकी फर्स्ट जो प्रोजेनी होगी उसके लिए वो ठीक नहीं होता। फर्दर है मरकरी इन टॉरस इन 7th हाउस। अब ये देखिए मरकरी को यहाँ पे टॉरस, शुक्र की राशि के अंदर मरकरी बैठ गया। जुपिटर इन मकर साइन इन 7th हाउस, ये 3 कॉम्बिनेशन है। और ये मरकरी इन टॉरस इन 7th हाउस का सिंपल कॉम्बिनेशन है। वैसे भी 7th हाउस के अंदर मरकरी को ठीक नहीं माना जाता, और शुक्र की राशि के अंदर यदि मरकरी बैठा हुआ है तो उसको भी सही नहीं माना जाता। मरकरी भी एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपका सेपरेशन करा देगा, एंड ड्यू टू, क्योंकि ये नपुंसक प्लेनेट है और वो उस तरीके का रीजन होगा जिससे कि आपका स्पाउस आपको छोड़ के चला जाएगा। जुपिटर इन मकर साइन इन 7th हाउस, नीच का होकर गुरु भी 7th हाउस के अंदर चला जाए तो वो भी एक कॉज है आपका। यहाँ पर डेथ ऑफ वाइफ लिखा हुआ है मगर उसे आप कंसिडर करके चल सकते हैं सेपरेशन। सैटर्न इन मीन साइन इन 7th हाउस और मार्स इन 12th हाउस इन 12 साइन इन 7th हाउस। इफ एनी वन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट मे कॉज डेथ ऑफ द वाइफ। तो ये जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बताए गए हैं इनमें से डेथ को हटा दें आप तो इसको एक कंसिडर करके चलें, सेपरेशन फ्रॉम द स्पाउस हो जाएगा। और इनमें मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन है सारे के सारे लॉजिकल हैं, ये क्लासिकल कॉम्बिनेशंस हैं। उसमें मगर आप जो फर्स्ट 3 कॉम्बिनेशंस हैं उन पर आप जरूर फोकस करें जब भी आप किसी भी नेटिव की कुंडली को चेक कर रहे हैं। हमारे पास एज ए एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, लोग मैच मेकिंग के लिए आते हैं, तो इन्हीं से लिए आप जो मैंने शुक्र के 3 फॉर्मूले बताए हैं इन्हें आप नोट कर लें और चुपके से इन्हें जरूर देखें। आप उसको बता रहे हैं नहीं बता रहे एक अलग बात है, मगर ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम ये जरूर देखें। जैसे मैंने आपको बता दिया है तो आप इसे नोट करें जब भी आप कुंडली को चेक करेंगे। तो शुक्र को देखेंगे कि वो पाप कर्तरी में तो नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि मेलिफिक प्लेनेट तो नहीं बैठे 4, 8, 12 से। देखते हैं बहुत सारे लोग क्योंकि शुक्र की इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा। नवांश में भी शुक्र को चेक करना चाहिए, 12वें भाव में तो नहीं चला गया। वीनस एसोसिएटेड विद मेलिफिक लॉर्ड बाई एस्पेक्ट और कंजंक्शन, यदि ये तीनों कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में नजर आते हैं तो आप थोड़ा फिर उसे और गौर से देखें कि उसमें और भी तो कहीं एप्लिकेशंस नहीं है। तो यदि आपको ये लगता है तो बाकी सारे गुण चाहे 36 मिल रहे हों पर आप थोड़ा सा उसमें एक डाउट क्रिएट जरूर कर लें अपने माइंड के अंदर और थोड़ा कुंडली को जरा गौर से देखें। फर्दर 7th और 5th हाउस का यदि किसी तरीके का लिंक हो रहा है वन साइडेड, नॉट बोथ वे, कि 5th लॉर्ड 7th हाउस में आ गया, 7th लॉर्ड 5th हाउस में आ गया,
इसी तरीके से आपको 7th हाउस के अंदर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं कि ये कौन कौन सी राशियों में कौन कौन से प्लैनेट 7th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। जुपिटर नीच का आकर बैठ गया, शुक्र आपका 8 साइन में आ गया। पर्टिकुलरली ये दो कॉम्बिनेशन जो हैं वो आपका विदुर योग बनाते हैं। 8th कॉम्बिनेशन है, इफ 7th हाउस और 7th लॉर्ड आर एसोसिएटेड टू मैलिफिक प्लैनेट बाय एस्पेक्ट और प्लेसमेंट और कंजंक्शन और इन पाप कर्तरी, और 7th लॉर्ड इज कंबस्टेड और प्लेस्ड इन एनिमी साइन कॉज डेथ ऑफ वाइफ। ये सारे कॉम्बिनेशन है जो मैरिज भी नहीं होने देते। ये वही वाले कॉम्बिनेशन है जो मैरिज होने में भी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। साथ साथ यदि मैरिज हो जाती है तो मैरिज के बाद भी आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं होगी, तो डेथ हटा दीजिए, सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस आप इसको मान सकते हो। और ये सब लोग लगाते हैं। सेपरेशन की जब भी बात आएगी, झगड़ा चल रहा है, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, तो हम ये सब देखते हैं। 7th हाउस देखते हैं, 7th लॉर्ड देखते हैं कि वो किसी तरीके से मेलिफिक प्लैनेट से तो लिंक्ड नहीं है, पाप कर्तरी में तो नहीं है, 7th लॉर्ड कंबस्टेड तो नहीं है, एनिमी साइन में तो नहीं है। ये हम सभी लोग चेक करते हैं। 9th कॉम्बिनेशन है, इफ वीनस इज प्लेस्ड विद मेलिफिक प्लैनेट इन 5, 7, 9 हाउसेस, मतलब वीनस प्लेस्ड हो विद द मेलिफिक प्लैनेट इन 5th, 7th एंड 9 हाउसेस, वाइफ सफर फ्रॉम क्रोनिकल डिजीज। अब वाइफ को ऐसे हस्बैंड लगा लो आप। 5th to 5th जो है वो क्रोनिक डिजीज का मतलब ये होता है कि उसकी वजह से वो दोनों सफर करेंगे, इस तरीके की डिजीज होगी। वो मैरिड होके भी अनमैरिड जैसा उसको रहना पड़ेगा। ये मानकर चले कि जब भी 5, 7, 9 के अंदर वीनस प्लेस्ड हो इन हाउसेज में एंड मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो, 5वें भाव में वीनस प्लेस्ड हो, 7th हाउस में वीनस प्लेस्ड हो, 9th हाउस में वीनस प्लेस्ड हो। मगर आप ये ज़रूर चेक कर सकते हैं कि यदि वो अच्छी स्थिति में है, अच्छी राशि में है, तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। मगर शुक्र यदि 5वें भाव में, 7th भाव में, 9th हाउस में हो तो वाइफ को क्रोनिकल डिजीज़ होगी। और आप ये लगा के देखिएगा, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा चेक किया है, बहुत ज़्यादा केसेस में ये चेक किया है। और ये कॉम्बिनेशन लगता है कि यदि शुक्र 5, 7 या 9वें भाव के अंदर हो तो वाइफ को जैसे क्रोनिकल डिजीज़ क्या हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो, बीपी की प्रॉब्लम मिल जाएगी, लो बीपी की प्रॉब्लम मिल जाएगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम मिल जाएगी, कुछ भी आपका सीक्रेट ऑर्गन से रिलेटेड कुछ उनको डिजीज जरूर मिल जाएंगी। इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होंगे तो उसकी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान रहेंगे। 10th कॉम्बिनेशन है, मार्स इज प्लेस्ड इन 7th फ्रॉम मून और वीनस, मतलब ये मांगलिक हो गया, किससे, मून और शुक्र से। मार्स इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम मून और वीनस, मांगलिक लगने से भी होता है, शुक्र से भी होता है और चंद्रमा से भी होता है। साउथ इंडिया में शुक्र से मांगलिक को लगने से ज़्यादा खराब मान के चलते हैं। तो यदि मगर यहाँ पे मांगलिक का मतलब ओनली डायरेक्टली 7th हाउस के अंदर मार्स प्लेस्ड हो, पर्सन रिमेन्स अनमैरिड और सेपरेटेड फ्रॉम वाइफ। अब सेपरेटेड ऑफ वाइफ का मतलब क्या है, मैरिज हो गई मगर हस्बैंड की कहीं और जॉब है और वाइफ की कहीं और जॉब है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ सब कुछ ठीक ठाक होते हैं, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, झगड़ा नहीं है, स्टिल दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, वो कॉम्बिनेशन ये बनता है। 11th कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इफ 2nd हाउस 7th हाउस आर एस्पेक्टेड और पॉजिटेड बाई मेलिफिक कॉजेज लॉस ऑफ वाइफ, स्पेशली मेलिफिक एस्पेक्ट इज बैड। तो दूसरे और 7वें भाव के ऊपर, दोनों के ऊपर मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो, 2nd और 7th हाउस पे साइमल्टेनियसली मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो तो वो भी आपका ठीक नहीं होता। 12th कॉम्बिनेशन है, इफ मून एंड सैटर्न बोथ आर प्लेस्ड इन 7th हाउस, मतलब विष योग बोलते हैं इसे। सैटर्न और मून दोनों एक साथ 7वें भाव के अंदर बैठ गए, ये नो मैरिज कॉम्बिनेशन भी है, डिलेड मैरिज कॉम्बिनेशन भी है। 7th हाउस इट इज कॉम्बिनेशन फॉर नो मैरिज एंड नो प्रोजनी, संतान भी नहीं होगी और शादी होने में भी दिक्कत होगी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में। और 13 कॉम्बिनेशन है, इफ मेलिफिक प्लैनेट इज प्लेस्ड इन 2nd, 7th एंड 8th हाउस इन इट्स डेबिलिटेटेड और एनिमी साइन कॉजेज डेथ ऑफ द स्पाउस। तो यदि अशुभ प्लैनेट यदि दूसरे 7वें या 8वें भाव के अंदर बैठ जाए नीच के या एनिमी साइन में, तो स्पाउस से उसका सेपरेशन आपका होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इन सभी को आप लिटरली एज इट इज ना लें, डेथ को हटा दें, आप सेपरेशन माने। और एग्जैक्टली कोई भी एक कॉम्बिनेशन इनमें लग रहा है तो उस पर आप उतना बिलीव ना करें, मगर एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए हैं यदि किसी की कुंडली में वो एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है। कोई सिंगल कॉम्बिनेशन ऐसा कर पाएगा वो उतना वो नहीं है, मगर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आपको आएंगी, ये श्योर है।
कि जैसे मेलिफिक प्लेनेट आ गया, अब में से बहुत लोगों की कुंडली में होगा सेकंड, सेवंथ या एट्थ में से किसी न किसी में होगा। एट्थ में राहु बैठा होता है, किसी के सैटर्न बैठा होता है, किसी के मार्स बैठा होता है। तो पहली बात तो वो डेबिलिटेड होना चाहिए और एनिमी साइन में होना चाहिए। तो एट्थ हाउस एक्चुअली लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, वो एफ्लिक्ट कर रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से वो उनमें सेपरेशन करेगा या कुछ ना कुछ तरीके का डिस्प्यूट करेगा। ये मगर श्योर है, ये जो 13 कॉम्बिनेशन है इनमें से कोई एक भी एग्जिस्ट करता है तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ माइनस होगा, समथिंग विल बी देयर। दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा, विचार नहीं मिलते होंगे, बात बात पे लड़ाई होती होगी, सेपरेशन नहीं भी हो, साथ में रह रहे होंगे एज ए सेपरेटेड पर्सन। बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं जो जिनका बाहर के लोगों को नहीं पता होता, मगर उनको खुद मालूम होता है कि हमारे बीच में बनती नहीं है, और ड्यू टू सोसाइटी, बच्चे और फैमिली वो रह रहे होते हैं। तो उस तरीके के ये सभी कॉम्बिनेशंस हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो अब कोई डाउट्स हैं? हाँ, ज्योति मैम आपने एड्रेस किया हुआ है, ज्योति मैम पूछिए। हाँ सर, मैंने इसलिए पूछा कि यहाँ जो फिफ्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिफ्थ हाउस हमारा पूर्व पुण्य भी है, तो शायद वो हाँ, हम जैसे बोलते वो हैं ऋणानुबंध नहीं है इसलिए ब्रेकअप होता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। या तो फिर फिफ्थ हाउस वो सामने वाले पार्टनर का 11th हाउस है, तो डिजायर वहां मेलेफिक होने से या डिस्टरबेंस में होने की वजह से वो डिजायर उनकी फुलफिल नहीं होती है या प्रॉब्लम में है, इसलिए सेपरेशन का चांसेस ऐसे भी हो सकता है। यस यस, वो आप इंटरप्रेट कर सकते हो बेसिकली ये तो, क्योंकि जो क्लासिक से मैंने एज इट इज उठाया है, आप कह रहे हो वो भी ठीक है, करेक्ट है ओके। जी। अग्रवाल साहब। सर, यहाँ आपने विधुर योग के बारे में चर्चा करी है और लेक्चर हमें ज्ञान दिया है। हम यहाँ पर शुक्र की जगह, मतलब ये केवल जेंट्स की कुंडली के लिए हुआ, जेंट्स की नेटिव के लिए, या जेंट्स और लेडीज दोनों की हॉरोस्कोप्स के लिए अप्लाई करेंगे ये सारे, सर सबके लिए है ये बेसिकली। जितने भी आपने रूल्स बताए? हाँ सर, ये सभी के लिए। अच्छा, यहाँ पर वीनस, अच्छा मतलब फॉर लेडीज एंड जेंट्स बोथ, ऑल नेटिव्स। बेसिकली इट इज ए सेपरेशन ओनली। ओके, यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर लेडी की नेटिव है या गर्ल नेटिव है तो हम वहाँ वीनस की जगह जुपिटर या मार्स को लें? नहीं सर, हाँ जी? इसमें जो क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली मैंने मॉडिफिकेशन नहीं किया उसमें, शुक्र पे बेस्ड ही है सारा का सारा। जुपिटर को कभी भी नहीं लेते सर किसी भी उसमें। अच्छा, जुपिटर को किसी भी ठीक है क्लासिक्स सर। में कहीं पे भी नहीं ले रखा नेगेटिव उसमें रिजल्ट में। तो नाइदर मार्स नॉर केतु। हाँ नहीं, वो भी नहीं ठीक ले है रखा सर। क्योंकि मार्स केतु और अलग टाइप की एस्ट्रोलॉजीज में यूज होता है, वैदिक में मार्स केतु को भी नहीं पकड़ते। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हेमा मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर, आपने बताया कि वीनस जलचर 4, 8, 12 राशि में अच्छा नहीं होता विवाह के संदर्भ में। जी तो 4 और 8 का तो समझ में आया सर, 12 राशि में तो उच्च का होता है, उसमें भी खराब होता है क्या? वो दूसरी तरीके से खराब होता है। अच्छा मतलब वो जिसके 12 साइन के अंदर शुक्र हो गया ना, उसको शुक्र से रिलेटेड वो मिलेगा एक तरीके का, अच्छा रहेगा, मतलब कंफर्टेबल उसमें रहेगा, तो वो पर्सन इधर उधर भटकेगा और उसको सफलता मिलेगी। अच्छा अच्छा। और सर एक चीज आप कह रहे हैं बार बार, 9 नंबर रूल में भी था और कई जगह है कि शुक्र के साथ मैलेफिक हो, तो मैलेफिक सूर्य तो हमेशा ही रहता है शुक्र के साथ, तो उसको मैलेफिक गिनेंगे? शुक्र सूर्य हमेशा साथ साथ ही होते हैं जनरली, हर कुंडली में आसपास। शुक्र सूर्य तो उतने नहीं होते, सूर्य उतना मेलिफिक नहीं है, उसमें आप मेलिफिक लॉर्ड समझो। अच्छा, सूर्य शुक्र जिस राशि में है उसका मतलब लॉर्ड। लॉर्ड किस भाव का लॉर्ड है? अच्छा वो अच्छा। कम्बस्ट हो जाएगा ना? नहीं, कम्बस्ट भी नहीं होता, दूर भी ये होता है। कम्बस्ट की बात नहीं कह रहे सर, कह रहे बार बार सर ने हर रूल में यही है कि सूर्य मैलेफिक के साथ हो, तो एक मैलेफिक तो सूर्य हमेशा ही साथ हो जाता है, नहीं, दूसरा कोई और देख ले तो वो ज्यादा हो फंक्शनल जाएगा। मेलिफिक देखो, और वैसे बुध के साथ ज्यादा सूर्य होता है, शुक्र ज्यादा कुंडलियों में नहीं मिलेगा आपको, 30% में ही मिलेगा। अच्छा शुक्र नहीं मिलेगा क्योंकि शुक्र तो 45 डिग्री तक दूर होता है सन से।
हाँ नहीं होता है, लेकिन जनरली साथ ही होता है सर। हाँ, मैं पर 30% में मिलेगा मैम। बुध ज्यादा मिलेगा आपको। अच्छा जी। ठीक है सर। रति मैम, सर अग्रवाल साहब कुछ पूछ रहे हैं क्या? मैं कहना चाह रहा था, सब कहते हैं कि अगर सूर्य से शुक्र की दूरी 46 डिग्री से ज्यादा हो मैरिज तो जाती है नो तो मैरिज, विवाह को नो मैरिज ही होगा। नो मैरिज हो जाता है। हाँ, 43 नो डिग्री, मैरिज हो जाती है। 43 डिग्री जी दूर जी हो गया जी तो। जी जी सर। हाँ है, ये भी कॉम्बिनेशन है। जी रति मैम, रति मैम शायद, मोनिका मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार मैम। सर मेरे को लव मैरिज का कॉम्बिनेशन पूछना था कि जैसे फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में है और सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में, तभी माना जाएगा या एक अगर है तो ही मान, नहीं फिफ्थ अगर खाली चला नहीं, गया? एक है तो उतना नहीं है, दोनों का कुछ 5 7 9 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए और नवांश में भी होना चाहिए। मतलब म्यूचुअल ऑस्पेक्ट एक्सचेंज होना चाहिए ना, कुछ एक भी बन फोर्स जाए, से नहीं होता। कहीं हाँ जाके जी। कंजक्ट हो गए और दोनों हाँ एक भाव में मतलब किसी तरीके से लिंक हो गए और नवांश में भी हो गए तो भी हो जाएगा, मगर D1 में और नवांश में दोनों में होना चाहिए। जी और जी, मतलब एक का होकर होगा तो नहीं होगा ना इतना स्ट्रॉन्ग, नहीं, और खाली फिफ्थ तक और मैलिफिक सेवंथ तक। इन्फ्लुएंस हो गया तो लव होकर रह जाएगा, फिर मैरिज होना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सर। जी जी, जैन साहब। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर 2 क्वेश्चन तो मेरे हो गए हैं, सन वीनस और सन वीनस 12th में हो तो। जी एक है सर 8th में अगर केतु हो, जी केतु को भी मैं मतलब जो आपने बताया कि भाई अगर ऐसा हो, प्लेसमेंट बोल रहे थे आप, तो केतु हो और डेबिलिटेटेड मतलब कैसे गिनेंगे उसको 8th में? सर, केतु को तो हम डेबिलिटेटेड नहीं मानते, वो आपका ओकल्ट राहु केतु साइंसेस के लिए बताइए। ठीक रहेगा। मैरिज के लिए थोड़ा इंटरेस्ट कम कर देगा ससुराल वालों की तरफ। अच्छा, वैसे मैरिज में कोई दिक्कत नहीं आनी हाँ, है। न्यूट्रल कर देता है। जैसे आप देखते हो ना, कई लोग अपने एक तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं अपने ससुराल पक्ष की तरफ, और हाँ हाँ हाँ। जनरली मेल देखे होंगे आपने कि ससुराल जाना पसंद नहीं करते या ससुराल से रिलेटेड एक्टिविटीज में वो नहीं हाँ करते। तो उस तरीके अच्छा। का बंदा होगा जिसके 8वें भाव में केतु होगा। हाँ, थोड़ा सा डी अटैच सा हाँ, रखेंगे डी बोले। अटैच रहेगा, मतलब चलो साले की शादी हो रही है तो अपने घोड़ी पे बैठ गया, इसके बाद पीछे पीछे आ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं। फूफा जी वाला जो रोल होता है ना, जो हमारे लोग मजाक बनाते हैं, वैसा होता हाँ, है मतलब वो। ज्यादा 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 वहाँ नहीं रहना होता है, हाँ, बिल्कुल मतलब समझ अपनी गया। वक्त दिखाएगा वे, मतलब कि इस तरीके का होगा। हाँ, मतलब टाइमली पहुंचना है बस और शक्ल दिखानी है। जी 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 जी। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट। सर गौतम सर। सर इसमें नेचुरल मेलेफिक इन्फ्लुएंस देखना है या फंक्शनल मेलेफिक? सर ये फंक्शनल दोनों? बेनिफिट सर। वैसे मार्स का तो नेचुरल भी देखेंगे, बाकी का फंक्शनल है सर। अच्छा मैंने ठीक है। लिखा भी है 1 2 जगह। अच्छा अच्छा जी सर। ठीक है। जी विनोद जी। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, जो अभी आपने जो कॉम्बिनेशन बताए हैं सप्रेशन वाले या जी, विधुर वाले, जी सर इसमें अगर कोई भी प्लैनेट, क्या रेट्रो का रोल यहाँ पर हम लेंगे, कंसिडर करेंगे? बाय द वे, जैसे 7th लॉर्ड 5th में बैठा है और वो रेट्रो होकर बैठा है, तो क्या उसको हम उससे पिछले हाउस में काउंट करेंगे? नहीं उसके रिजल्ट में फर्क पड़ेगा? नहीं, नेटल कुंडली में हम नहीं काउंट करते। नेटल कुंडली में नहीं मतलब काउंट जन्म करते कुंडली रेट्रो? में कोई रेट्रो का प्लेनेट है, वो जहां होता है वहीं काउंट करते हैं उसे। जी मतलब ट्रांजिट में हम उसको प्रीवियस भाव से काउंट करते हैं, मगर जन्म कुंडली में कोई भी प्लेनेट जिस भाव में बैठा है उसी भाव में उसको मानकर चलते हैं। हाँ, नहीं सर, ट्रांजिट में तो आपने बताया कि ट्रांजिट जब देखेंगे आप दोनों पीछे भी आपको मैं बताऊं, बहुत सारे तरह एस्ट्रोलॉजर्स के उसको काउंट previous- करेंगे, लेकिन इन जनरली जी सर बोलिए। बहुत सारे जी सर। एस्ट्रोलॉजर्स उसको प्रीवियस भाव से काउंट करते हैं, उसका कोई आधार नहीं है। और उसको इस पे हमने काफ़ी काम भी किया है, और कोई भी मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है पिछले भाव से काउंट करने का। नहीं सर, अगर किसी भाव में सर वो बाय द वे प्लैनेट बाय द वे 29 डिग्री का है और वो रेट्रो हो गया है, तो वो प्लैनेट तो सर एक्चुअली पीछे जाएगा अगर हम उसको देखें, जाएगा मतलब वो उसको दशा समझें, वगैरह में हम उसको देखते हैं ना जाना इफेक्ट। आपको विनोद जी, डीपली। आपकी आवाज नहीं आ रही एकदम। दशा वगैरह में हम इफेक्ट कंसीडर कर जी। लेते हैं ना कि उसका आरोही की जगह जी, अवरोही जी, हो सर। जाएगा, और वो इफेक्ट देख लेते हैं वो पिछले भाव में कैसे पहुंच जाएगा वो।
नहीं तो बात वही हुई ना मेरी सर की दशा में देखेंगे तो दशा का रोल भी तो यहाँ आएगा ना इन सब कॉम्बिनेशन में। ये कॉम्बिनेशन भी तो तभी लगेंगे जब दशा भी होगी या प्लस कंडीशन भी होगी, तो तब ज्यादा इफेक्टिव होंगे सारे कॉम्बिनेशन। नहीं, पर ऐसा है कि ट्रांजिट वाला जो प्लेनेट है उसको जहां बैठा है वहीं मानते हैं, पीछे मेरी के आवाज भाव आ रही है से सर? नहीं मानते उसका, क्योंकि जो भी नहीं सर, मैं ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा। नहीं, वो सॉरी, रेट्रो क्या होता है, कुंडली जो होती है वो फिक्स हो जाती है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बर्थ के टाइम पे जो जहां बैठा है वो वहीं माना जाएगा, उसको आप नहीं बदल सकते, चाहे वो रेट्रो हो चाहे डायरेक्ट हो। अब आप उसका रेट्रो का इन्फ्लुएंस हम अलग तरीके जी से सर, देखते हैं कि प्लेनेट रेट्रो है तो वो आपका इन्फ्लुएंस अलग होगा, जो आपका रेट्रो के इफेक्ट अलग होंगे, रेट्रो की दशा को हम अलग तरीके से कंसीडर करेंगे, मगर उसकी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। और ऐसा कहीं मेंशन बस मेरा ये जानना था कि रिजल्ट पे तो फर्क पड़ना नहीं पड़ेगा, पर रिजल्ट कहीं मेंशन होना चाहिए ना। एक्चुअली क्लासिक्स में कहीं एक वर्ड भी नहीं है इस बारे में, क्योंकि इस पे कोई 10 सेमिनार मैंने अटेंड किए हैं और वो कोई एक भी प्रूफ नहीं बता सकता कि इसका पिछले भाव से क्यों लेना चाहिए। नहीं कहीं लिखा हो, मतलब लॉजिक तो हम दे सकते हैं, क्योंकि सर इन सब कॉम्बिनेशन पे फर्क पड़ेगा। नहीं, पर मेरे जी सर, क्योंकि इन सब कॉम्बिनेशन पे सर फर्क पड़ेगा। अगर प्लैनेट 29 डिग्री का होके रेट्रो हो जाता है तो, या 28 डिग्री का रेट्रो हो जाता है, तो फिर वहां जाके इन कॉम्बिनेशन पे थोड़े टाइम के लिए फर्क पड़ेगा, जब तक वो रेट्रो में रहा है। तो अगर कहीं मैं जी सर, नहीं बताइए, आप बोलिए। नहीं, आप ठीक कह रहे होंगे, पर जो मेरा वो है, या जो हमने इस पे काफ़ी बात की है, मुझे कोई आज तक एक भी बंदा नहीं मिला, या हो सकता है हमारे यहाँ पे जो भी लोग हैं जिसने कहा कि रेट्रो को प्रीवियस हाउस से देखते हैं नेटल चार्ट में, या कोई वो इन्फ्लुएंस डालता है, क्योंकि ये कहीं भी डिस्कशन में कहीं एक बार भी मैंने नहीं सुना किसी से। और इस पर डिस्कशन भी काफ़ी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। वो किस बेस पे मानते हैं उसका कोई एक्चुअली लॉजिक कभी किसी ने दिया नहीं है अभी तक, कि कोई किसी बुक में रेफरेंस हो, कुछ तो होना चाहिए ना उसका। आप ठीक है, आप लॉजिक बता रहे हो, वो मैं समझ सकता हूँ, पर उसमें क्लासिक्स में कहीं एक वर्ड भी नहीं है इस बारे में कि उसको प्रीवियस हाउस से लेना चाहिए। और क्योंकि ये जैसे हम तो के.एन. राव सर से भी पढ़े हुए हैं, उनसे भी इस बारे में कई बार डिस्कशन हुआ है, कोई नहीं एग्री होता। और भी हैं जैसे बीपी गोयल है, मैंने उनके साथ भी काम किया है, वो भी नहीं एग्री करते। और भी कई अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पर इस चीज़ को कोई भी एक भी जना नहीं मानता कि रेट्रो को प्रीवियस भाव से लेना चाहिए। हाँ, ट्रांजिट में मानते हैं, रेट्रो का इन्फ्लुएंस को अलग तरीके से मानते हैं, रेट्रो अलग असर डालेगा ये मानते हैं, पर ये चीज़ नहीं मानते कि रेट्रो कहीं पे हो रखा है, चाहे कितनी डिग्री पे हो, वो इन्फ्लुएंस करता होगा। आप कह रहे हो वो एग्री हो सकता हूँ, मैं किसी चीज़ को डिनाई नहीं करता एस्ट्रोलॉजी में, पर मुझे कभी सुनने को नहीं मिला, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब इसको नहीं मानते। जी सत्येंद्र मैम। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, अभी मैंने ये आप कोई कह रहे थे कि सूर्य से शुक्र अगर कितने डिग्री आगे हो तो नो मैरिज। 43। मेरे पास एक कुंडली है जो 45 डिग्री दूर है। हाँ। तो नो मैरिज केस है क्या? कॉम्बिनेशन है, अब जरूरी नहीं है 100% केसेस में, पर ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, बाकी वैसे तो ठीक लग रही है पत्री, बाकी तो लग रहा है पर ये नो मैरिज कॉम्बिनेशन है। अच्छा, सूर्य चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं 3rd हाउस में, और 5th हाउस में गुरु शुक्र और राहु इकट्ठे बैठे हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर वो शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है। सर कई में ना बहुत लेट मैरिज भी देखी है। हाँ, लेट भी होगी, डिलेड मैरिज मान लो, वैसे तो डिलेड बहुत ज्यादा लेट। हाँ, ज्यादा लेट। डिलेड मैरिज कॉम्बिनेशन है बेसिकली, और नो मैरिज भी, और एफ्लिक्शन हो तो उसको नो मैरिज भी बोल सकते हो। और 2-4 एफ्लिक्शन हो तो, बाकी तो नो मैरिज हम जनरली अवॉइड करते हैं बोलना। जी अरुण जी। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। जी सर। मेरा ये सवाल है, आई एम वेरी न्यू टू एस्ट्रोलॉजी। जी सर। I could not digest like how to find out like there is a promise of marriage in Kundli or not. How to find? So yeah.
Sir, in next class we will discuss this in detail. Okay. Okay, we will discuss how to check promise in a kundli. Sure. So next class Thank is you on very much, Friday. sir. So in the beginning of class we will discuss how to check promise in a given kundli. Thank you, sir. Okay, sir. जी सर सुभाष सर. सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, सजेशन है. जी जी क्लास के बारे में नहीं है. जी सर. जैसा अपन प्रोजेनी पढ़ा रहे हैं, कुंडली एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, मैरिज पढ़ा रहे हैं. जी सर. और तीनों में अपन ने एक चीज मिस करी है. बताए सर. परसों उसने एक ने ग्रुप में डाला था गंडांता. जी. और मूल गंडांता जो है वो पूरा टॉपिक या वो पूरा सब्जेक्ट एक दिन का है क्लास. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां से पूरी एस्ट्रोलॉजी खुली है. सर वो करा देंगे सर, गंडांता में भी कोई दिक्कत नहीं है कराने में मुझे. नहीं खास करके मूला नक्षत्र इन गंडांता. जी. क्योंकि मेरे पास एक चार्ट आया था. तो आई वॉज मेकिंग द रिसर्च. तो मैं 9/11 जैसे एपिसोड भी उसी से हुए. ये मैं कई प्रिडिक्शन देख चुका हूँ. मेरे दोनों बच्चे मूल नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं और गंडांता, बेटे और बेटी, और वही सर्जरी से हैं और टाइम सेलेक्ट करके करवाए हुए हैं दोनों. तो मैं जानना, क्योंकि उसका प्रजापति डेटी है और जुपिटर के अंदर आ रहा है. तो काफी कुछ लिखा है, रिसर्च भी है, डिजास्टर भी. बहुत कुछ है गंडांता का. और प्रीवियस जन्म में तो ये होता था गंडांता में जिनकी बर्थ होती थी उन्हें नदी के पास छोड़ाते थे, फिर उन्हें कोई उठा ले जाता था, वही उन्हें पालते थे. इस तरीके से भी होता था कि वो फादर के लिए इतने डेंजरस होते हैं. और तो कैसा है गंडांता है, गंडांता है, लग्न है, कोई प्लेनेट है, 9th हाउस है, 7th हाउस है, 5th हाउस है. दे ऑल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए पर्सन. तो एक वक्त वो उसमें तीनों जो केतु के नक्षत्र है ना, मघा, अश्विनी एंड ये अपना मूला. जी जी जी. ये तीनों को गंडांता में एक वक्त एक्सप्लेन कर दो तो सबके लिए बहुत फंडामेंटल हो जाए. सर वो गंडमूल नक्षत्राज हैं, 6 नक्षत्राज, उसमें ये 3 मेन है, तो वो कर देंगे सर. तो उसको एक वक्त मैं कमिंग 2-3 क्लास के बाद एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बना के सर एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, तो उसमें क्या है, सबको ये जरूरी है सर, ये जरूरी है सर, कर दीजिए. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. लग्न गंडांत, तिथि गंडांत और आपका नक्षत्र गंडांत, ऑल 3 में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. और आप चाहोगे तो मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे 2-3. ऑलरेडी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, गंडांत में क्या क्या हो सकता है, कौन से गंडांत का क्या यूज है. अब बाकी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है. जी सर. प्लीज सर. जी वो काइंड ऑफ. ओके सर. कविता मैम आपका कोई क्वेश्चन है क्या, या पहले से ही हाथ उठा हुआ है? सर